ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो कि है हमारा कौन सा, डायरेक्टेड सर्कल। तो अभी तक हम लोग सर्कल में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो उसमें उस मतलब छोटा पॉइंट है, छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। तो देखते हैं कि डायरेक्टेड सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो डायरेक्टेड सर्कल को समझने के लिए ना क्या करता हूँ कि सबसे पहला काम एक सर्कल बना लो। ठीक है, इस सर्कल पे ना दो टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, दो टेंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, एक टेंजेंट ए बना, एक टेंजेंट और बना सकते हो आप। तो डायरेक्टेड सर्कल का जो डिफिनीशन है, कंडीशन है कि कोई भी सर्कल पे जब हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो दोनों टेंजेंट आपस में होगा ना, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका बनेगा, उससे एक जो सर्कल बनेगा ना, वो सर्कल ही हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्टेड सर्कल। मतलब ये जो सर्कल बना हमारा पिंक वाला, इस सर्कल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड सर्कल बोलेंगे। ठीक है, दिस सर्कल इज नोन एज द डायरेक्टेड सर्कल। ये होता क्या है उसी के बारे में हमें देखना है, समझना है। ठीक है, ठीक है, देखो इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि डायरेक्टेड सर्कल इज द, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्टेड सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, is the locus of a point such that tangents are perpendicular to each other, such that tangents are perpendicular to each other, perpendicular to each other। देख लो, यही तो हमारा लोकस है ना, मूविंग पॉइंट, दिस पॉइंट। तो ये जो बनेगा ना पॉइंट, इसी मतलब कि लोकस के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं यार, क्या है, एक मूविंग पॉइंट है जो एक कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो पी भी हमारा क्या है, एक मूविंग पॉइंट है, और कंडीशन क्या है कि इसका जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे ऑलवेज क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा ना, वो क्या होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्टेड सर्कल टू this circle, x square plus y square equal to a square is given by this one, x square plus of y square equal to 2a square। ये हमारा डायरेक्टेड सर्कल का इक्वेशन बन गया। ए वाला सर्कल और ए वाला सर्कल में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है। ये दोनों सर्कल किस टाइप का सर्कल है, बता सकते हो, एनीवन? सेंटर सेम है। हाँ, पहला तो आप बोल सकते हो कि जो दोनों सर्कल बनेगा ना, वो सेंटर सेम होगा, और सेंटर सेम होगा मतलब ऐसे सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। और दोनों सर्कल का सेंटर क्या होगा, ऑरिजिन होगा। ठीक है ना, दोनों सर्कल का जो सेंटर होगा ऑरिजिन होगा। ठीक है, पहला सर्कल जो है इसका रेडियस क्या होगा, ए है, यही तो रेडियस था ना हमारा। और दूसरा जो सर्कल बना डायरेक्टेड सर्कल, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, √2a का स्क्वायर। तो दूसरा सर्कल का रेडियस हमारा क्या बना, √2a बनेगा, √2a। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि कोई भी सर्कल है उसका रेडियस a है, तो डायरेक्टेड सर्कल का जो रेडियस बनेगा ना, वो क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हमारा सर्कल बना जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। यदि हमारा सर्कल जनरल सर्कल बन गया, तो उसका डायरेक्टेड सर्कल क्या लिखेंगे। जैसे जनरल सर्कल हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx
2fy प्लस सी इक्वल टू 0, यही था ना हमारा जनरल सर्कल। यदि इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल लिखना रहेगा तो क्या बनेगा, सब कुछ सेम रहेगा, एक्स्ट्रा जो ऐड होगा ना वो क्या हो जाएगा, जी ए स्क्वायर एफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी, ए एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा। तो दिस सर्कल इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ जनरल सर्कल, ये जो बना ना ये हमारा डायरेक्टर सर्कल बन गया, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो डायरेक्टर सर्कल। तो जब भी कोई सर्कल दिया रहेगा, जनरल सर्कल ऐसे इस फॉर्म में रहेगा तब तो डायरेक्ट आप लिख दोगे, जनरल सर्कल में डायरेक्टर सर्कल लिखना रहेगा तो ए हमारा क्या बताता है, रेडियस का तो ही वैल्यू है ना, बस स्क्वायर करके यहाँ पे लगा दोगे। ये रिलेशन बनाया गया है, वेरीफाई किया हुआ है, तो इसलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जनरल सर्कल के लिए अप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल में यार इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि टेंजेंट्स जो बनेगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध, और क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत इसके एप्लीकेशन मिल सकता है। हो गया ना, चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक इस तरह का क्वेश्चन है कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन if two tangents are drawn from a point on the circle x square plus of y square equal to 50 to the circle this one x square plus of y square equal to 25, then find the angle between the tangent, between the tangents, टेंजेंट के बीच का हमें एंगल पूछा गया है, फाइंड करना है हमें, ठीक है। बता सकते हो 90 डिग्री कैसे पता चल गया, समझ में आ गया। ये दोनों सर्कल कैसा है, डायरेक्टर सर्कल है, इसका वो डायरेक्टर सर्कल बन गया, और डायरेक्टर सर्कल बन गया मतलब टेंजेंट जो बनेगा वो 90 ही बनाएगा ना यार, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर देख लो, 50 है ना, तो 50 को आप क्या लिख सकते हो, 5√2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। तो देख लो इस केस में रेडियस हमारा क्या बनेगा, 5√2 बनेगा। सेकेंड वाला जो सर्कल है क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, और इस केस में क्या हो गया, रेडियस 5 हो गया। तो बोला था ना अभी कि जो डायरेक्टर सर्कल होगा उसका रेडियस गिवन सर्कल का √2 टाइम्स होगा, देख लो √2 टाइम्स बना रहा है, मतलब ये जो सर्कल बना कैसा हो गया, डायरेक्टर सर्कल। तो जो उसमें जब हम लोग टेंजेंट ड्रा करेंगे तो एंगल जो हमें बनेगा वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक ना। हाँ बट क्वेश्चन ऐसा जेई में तो नहीं आएगा, हाँ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, बट जेई में तो ऐसा नहीं आएगा, बट ज़रूरत इसका मिल सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये भी यार छोटा सा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। देखो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ना, ये पहले सिलेबस में था लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल सिलेबस से हटाया हुआ है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट वाला, क्योंकि टेंजेंट जितने भी था सबको सिलेबस से हटा दिया है। फिर भी देखते हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। देखो कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है ना, कि कोई भी कर्व पे जब टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे ना तो सब में कॉमन, जैसे देखो ना एक सर्कल में ऐसे ले लिया, एक सर्कल में ऐसे ले लिया, दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऐसा होना चाहिए जो दोनों पे आए। जैसे देख लो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया दोनों पे आ रहा है ना, तो इसको हम लोग कॉमन टेंजेंट बोलेंगे, बट इस लाइन को हम लोग कॉमन टेंजेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो एक ही सर्कल पे है ना, इस सर्कल पे तो है नहीं, बट ये जो है ना ये दोनों पे है हमारा, ठीक
ठीक है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हमें समझना है कि जब सर्कल टच करेगा तो क्या होगा, जब सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, जब सर्कल टच नहीं करेगा तो क्या होगा। तो ऐसा 4-5 कंडीशंस है, तो 1 बाय 1 करके सारी कंडीशंस को हमें देखना है, कवर करना है, ठीक है। जैसे देखते हैं पहला केस, मान लो एक सर्कल ऐसा बना लिया, एक और सर्कल में ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है। अब इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, जैसे मैंने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लिया, याद टेंजेंट मतलब टच करना, ठीक है ना, कट नहीं करेगा ये, देखो यार टच नहीं कर, इसको टच, टच करेगा, ठीक है ना। एक और देखो टच जो करेगा ऐसा भी तो टच कर सकता है ना ये हमारा, देख लो, ठीक है। तो ये भी दोनों हमारा क्या हो गया, कॉमन टेंजेंट। और भी बन सकता है कॉमन टेंजेंट, ये दो ही होगा। टोटल कितने कॉमन टेंजेंट बनेगा इस केस में, ओनली 2, इनफाइनाइट बनेगा। कैसे, अच्छा, तो इनफाइनाइट बन जाएगा, ओनली 4 टेंजेंट बनेगा यार, इनफाइनाइट तो नहीं केस दिख रहा है तुम्हें। देखो ना, एक यहाँ पे टच करेगा, और कहाँ पे टच बनेगा करेगा, और कहीं कर रहा है एक, हाँ ये 4 के अलावा तो और तो नहीं बनेगा ना। देखो एक ऐसे बनेगा यार, रुको रुको, इसको ना लाइन ही ड्रॉ कर लो। देखो टच किया है, ठीक है। एक और टेंजेंट जो बनेगा इस साइड से यार बन सकता है हमारा, देख लो, इसको भी टच कराना पड़ेगा। देख लो इस 4 के अलावा यार कहीं पे अब तो कॉमन टेंजेंट नहीं बना सकते हो। कॉमन टेंजेंट मतलब जब टेंजेंट आप ड्रॉ करो ना, तो दोनों सर्कल पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा तो कहीं है नहीं, तो इसको आप लिख सकते हो T1, T2, T3, और ये हो जाएगा हमारा क्या, T4। तो इसका कंडीशंस क्या बनेगा वो हमें समझना है, देखना है। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये जो सर्कल है ना, इसके सेंटर को मैं C1 ले लिया, ठीक है। दूसरा जो सर्कल है इसके सेंटर को मैं C2 ले लिया, इसकी रेडियस को मैं R1 ले लिया, और इसकी रेडियस को मैं R2 ले लिया, ठीक है ना। तो इस केस में आप देखना, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि वेन सर्कल नाइदर कट नॉट टच। देखो इस केस में सर्कल ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बनेगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4 बनेगा। और इसका जो रिक्वायर्ड कंडीशंस बनेगा ना, याद रखना, C1 C2 की जो वैल्यू होगा वो रेडियस के दोनों सम से ज़्यादा होगा। तो एक कंडीशन को जब फुलफिल करेगा तब जाके कॉमन टेंजेंट हमारा क्या बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है ना। इसको आप नोट करो।
क्लियर हो गया ना? चलो क्लियर हो गया इसमें कि जब सर्कल हमारा टच नहीं करेगा और ना ही वो इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में जो कॉमन टेंजेंट बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। और कंडीशन याद रखना ये, इसमें क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि जैसे बोल देगा कि कोई भी 2 सर्कल दे देगा, पूछेगा द गिवन 2 सर्कल्स, ऑप्शन में दे देगा टच ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, या फिर नाइदर कट नॉट टच, या फिर नन ऑफ दीज करके, या फिर पूछ देगा द 2 सर्कल्स हैव कॉमन टेंजेंट, ऑप्शन में दे देगा 2 3 4 या नन ऑफ दीज ऐसा करके। तो ये वाला कंडीशन को यार फुलफिल करना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस बना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले केस में। देखो सेकेंड वाले केस में क्या होगा ना कि जैसे मान लिया कि एक हमारा सर्कल ऐसा कुछ है, ठीक है। एक और सर्कल को मैं कुछ ऐसा ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया। अब यहां पे मैंने क्या किया ना, इस सर्कल को टच करा दिया, तो ये जो बनेगा हमारा कंडीशंस नंबर 2 बनेगा या फिर केस 2 बनेगा। तो इस केस में कॉमन टेंजेंट कितना बनेगा बता सकते हो? बोलो। 2 बनेगा। और सोचो, कॉमन टेंजेंट 3 बनेगा, और भी बन सकता है, और यार नहीं बनेगा, ठीक है ना, ओनली 3 टेंजेंट बनेगा। ठीक है, देखो एक तो ऐसा ऐसा बन गया, ये टच कर रहा है, ठीक है ना, कट नहीं करेगा, याद रख, ध्यान से देखना, टच कर रहा है, तो पहला केस बना। दूसरा एक और जो टेंजेंट बना लिया इस तरह से, ठीक है। एक टेंजेंट को मैं इधर बना देता हूँ, देख लो ए बनेगा, इसको यार टच करा दो, ये टच करेगा, ठीक ना। और तो कहीं पे यार बन नहीं रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो कॉमन टेंजेंट बनेगा ना 3 बनेगा, T1 T2 T3, ठीक है। और एक कैसा कंडीशन है, कैसा केस है, इसको क्या लिख सकते हो स्टेटमेंट में, इसमें लिखोगे आप कि वेन टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। देख रहे हो, इस सर्कल आपस में टच हो रहा है, लेकिन कैसे, एक्सटर्नली हो रहा है, ठीक है। चलो कंडीशंस इसका क्या होगा वो देखते हैं। तो पहला सर्कल है, इसका सेंटर को मैं C1 ले लिया, दूसरा सर्कल इसके सेंटर को मैं C2 ले लिया, इसका रेडियस को मैं R1 ले लिया, और इसका रेडियस को मैं R2 ले लिया। तो C1 C2 R1 R2 में क्या रिलेशन होगा देख सकते हो। तो यहाँ से बनेगा जो कॉमन टेंजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कंडीशन क्या होगा देख रहे हो, C1 C2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, R1 प्लस R2 मिलेगा। C1 C2 याद रखना दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो जितना डिस्टेंस A है तो रेडियस को ऐड करेंगे तब इक्वल ही आएगा ना हमारा। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे क्या कि सर्कल एक दूसरे को टच करेगा एक्सटर्नली, और कॉमन टेंजेंट 3 बनेगा, और कंडीशन ये फुलफिल करेगा। तो ये हमारा सेकेंड केस बना, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो आएगा ना, अभी जैसे देखो ए वाला सर्कल क्या था, बहुत डिस्टेंस आगे में था, उसको आगे लाया, अब इस सर्कल और अंदर आएगा, और अंदर आएगा मतलब वो टच करेगा कैसा, इंटरनली। तो क्या कंडीशंस बनेगा, ठीक है, वो देखना है। तो ये हमारा बन जाएगा कौन सा, केस नंबर 3। तो क्या किया कि यहाँ पे भी एक सर्कल ले लिया इस तरह से, एक और सर्कल ले लो
इस तरह से। अब देख लो ये जो सर्कल है एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना, और कैसे कर रहा है, इंटरनली कर रहा है। तो इस केस में कॉमन टेंजेंट क्या बनेगा, तो इसको हम लोग ऐसे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि वेन टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, तो इस केस में कॉमन टेंजेंट कितना बनेगा बता सकते हो? एक बनेगा, एक ही बनेगा, हाँ। अच्छा एक और कंडीशन है वो नहीं देखा, चलो कोई नहीं, उसको नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे। जैसे देखो टेंजेंट यदि मैं ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से ड्रॉ कर लिया, देख लो। तो इसके अलावा तो यार कोई कॉमन टेंजेंट है नहीं, यही तो बना ना हमारा टेंजेंट। तो जब इंटरनली टच करेगा तो उस केस में जो कॉमन टेंजेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, ओनली वन होगा। कॉमन टेंजेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वन होगा। सेंटर और रेडियस के बीच का रिलेशन क्या होगा, मान लो इसका सेंटर को C1, इसकी सेंटर को C2, इसकी रेडियस को मैं R2 ले लिया और इसकी रेडियस को मैं R1 ले लिया, या फिर R1 आप इस साइड से भी देख सकते हो, इसकी मैं R1 ले लिया। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा बता सकते हो? क्या होगा? C1 C2 की वैल्यू कम होगा, मतलब R1 प्लस R2 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। देख लो R1 तो इतना है ही, और R2 से में और ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना यार, और C1 C2 तो इतना ही है ना हमारा, समझ में आया? मतलब C1 C2 की जो वैल्यू होगा ना वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा R1 प्लस ऑफ R2 से। तो ये कंडीशन आप याद रखना। और कॉमन टेंजेंट बनेगा वो क्या बनेगा, वन बनेगा। तो मेनली जो हमें ज़रूरत पड़ेगा यही दो जितना भी केसेस देख रहे हैं सब में ये दो कंडीशंस, कॉमन टेंजेंट कितना होगा जो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। देखो ये दो केस हो गया, इसके बाद अच्छा एक कंडीशन सही है ना, एक मिनट, प्रीवियस में क्या था C1 C2 तो सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, पता चल जाएगा। यदि हमारा दो सर्कल आपस में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा, जैसे एक सर्कल में ऐसा ले लिया और एक और सर्कल में ऐसा ले लिया, ठीक है। तो देख रहे हो दोनों सर्कल एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि when two circles intersect each other, तो इस केस में कॉमन टेंजेंट कितना बनेगा, दो बनेगा। देखो एक यहाँ बनेगा, ठीक है, एक यहाँ पे बनेगा, एक और यहाँ पे बना दो कहीं पे, देख लो। तो एक जो टेंजेंट टच करेगा, देखना ये टेंजेंट हमारा T1 हो गया और ये हमारा टेंजेंट क्या हो गया, T2 हो गया। तो इस केस में तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका कंडीशन क्या होगा, देखना ये हमारा सर्कल का सेंटर C1, सर्कल का सेंटर C2, इसका रेडियस को मैं R1 ले लिया और इसका रेडियस को मैं R2 ले लिया, ठीक है। तो इसमें जो केस हमें मिलेगा ना, R1 माइनस R2, याद रखना रेडियस का डिफरेंस, तो रेडियस का डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसलिए इस पर मॉड लगा दिया। ऑलवेज C1 C2 से मतलब कि कम होगा और
इसका जो वैल्यू रेडियस का जब सम करेंगे ना तो उससे इसकी वैल्यू कम मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस ऑफ R2 रहेगा। तो इस केस में सर्कल एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा और कॉमन टेंजेंट क्या बनाएगा, 2 बनाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो ये हमारा बन गया। एक केस और है, और एक केस ना गलती हुआ है, कहाँ पे देखना, ए वाली केस में डॉट हो रहा था यार। इसमें ये जो होगा ना C1 C2 की जो वैल्यू होगा ना R1 माइनस R2 होगा यार। ये R1 माइनस R2 होगा। C1 C2 की वैल्यू लिख लेना। R1 माइनस R2 कि जब इक्वल हो जाएगा ना तो उस केस में सर्कल टच करेगा ईच अदर इंटरनली। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। हाँ, और R1 माइनस R2 निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है यार, इसलिए इस पर भी आप मॉड लगा सकते हो। ठीक है, चलो हो गया। एक केस और है, वो भी देख लेता हूँ। जो नेक्स्ट हमारा केस है, नंबर कौन सा, 5 है ना। मान लो कि एक सर्कल ऐसा ले लिया और एक सर्कल ऐसा ले लिया। अब इसमें कॉमन टेंजेंट कितना होगा बता सकते हो? 0 होगा। ठीक है, और एक ऐसा कंडीशन बता रहा है कि जब दो सर्कल ना तो टच करेगा ना कट करेगा और एक दूसरे को क्या करेगा, इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, व्हेन टू सर्कल्स सर्कल लाई इनसाइड अनदर, तो उस केस में जो कॉमन टेंजेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो बनेगा वो 0 हो जाएगा। और इसका कंडीशन क्या बनेगा, हमेशा देखना C1 C2 की जो वैल्यू होगा ना लेस देन R1 माइनस R2 से कम होगा। ठीक है, तो जब एक कंडीशन को फुलफिल करेगा तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0 बनेगा और सर्कल एक दूसरे को अंदर मिलाई करेगा। ठीक है, ए हमारा C2 हो गया, रेडियस इसका क्या हो जाएगा R2। C1 कहीं पे भी होगा, इसका रेडियस को यदि आप R1 लेते हो तो दोनों का डिफरेंस हमेशा इससे कम ही होगा। ठीक है, डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे हम लोग। तो मेनली हमें यही 4-5 कंडीशंस है यार जिसके बारे में देखना है, समझना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है जो देखते हैं हम लोग। हो गया ना, देखो जैसे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, find the number of common tangents to the circles और सर्कल आपका इस तरह से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 6y माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0। ठीक है, दो सर्कल दिया हुआ है तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस पर कॉमन टेंजेंट कितना बनेगा। ठीक है ना, और ये भी आप चेक कर सकते हो कि सर्कल टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या फिर क्या करेगा जो। ठीक है, तो देख सकते हो आप ट्राई करके।
ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सर्कल का सेंटर निकालो, रेडियस निकालो। आया किसी का? देखो जिसका नहीं आ रहा है देख लेना। देखो क्या किया, सबसे पहले सर्कल का यार सेंटर रेडियस निकालो। तो पहला सर्कल को कंपेयर करेंगे किससे? ओरिजिनल सर्कल जो है हमारा जनरल सर्कल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कंपेयर करेंगे तो 2g की वैल्यू क्या मिल रहा है? -8। तो g की वैल्यू क्या मिलेगा? -4। 2f की वैल्यू क्या मिल रहा है? 2। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। और c की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8। तो इसका सेंटर जब मैं लिखूँ तो सेंटर को मैं c1 ले लेता हूँ। तो c1 क्या होगा? -g-f, तो 4 -1 हो गया। रेडियस को मैं r1 ले लेता हूँ, तो रेडियस जब फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए। 16 1 17 में से 8 गया, 9 9 का स्क्वायर रूट 3, मतलब रेडियस हमारा 3 बना। ये हमारा पहला सर्कल कंप्लीट हो गया। सेकंड सर्कल पे आता हूँ, तो सेकंड सर्कल हमारा क्या है? एक्स का कोफिशिएंट -2, तो 2g इक्वल टू क्या मिलेगा? -2। और g इक्वल टू क्या मिलेगा? -1। 2f इक्वल टू क्या मिलेगा? -6। तो f इक्वल टू क्या मिलेगा? -3। और c इक्वल टू क्या है यहाँ पे? -15। तो इसका जब सेंटर को ना मैं c2 ले लिया, तो c2 हमारा क्या बनेगा? 1 और 3। रेडियस को मैं r2 ले लिया, तो r2 हमें क्या बनेगा? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 9 1 10 25 क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो देख लो रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया। अब हमें कंडीशन को चेक करना है कि कौन सा कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करने के लिए ना हम लोग क्या निकाल लेते हैं? C1 C2। तो C1 C2 मतलब ए वाला और ए जो सेंटर है इसके बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। तो 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, -1 -3 -4 का स्क्वायर 16। तो 16 + 9 25 क्या बन गया? 5। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं? R1 - R2 निकाल लेते हैं और इस पर मॉड कर लो, ठीक है ना। तो 3 - 5 क्या मिलेगा? -2। -2 का मॉड क्या मिलेगा? 2। एक और हम लोग फाइंड कर लेते हैं क्या? R1 + R2। तो क्या बनेगा? दोनों रेडियस का ऐड कर लेंगे, तो 3 + 5, तो 3 + 5 क्या मिलेगा? 8 मिल रहा है, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? इंटरसेक्टिंग वाला कर रहा है। कि देख लो यहाँ पे R1 - R2 लेस देन C1 C2 लेस देन क्या मिलेगा हमें? R1 R2 मिलेगा। क्योंकि देखो ना R1 - R2 हमें क्या मिला था? 2। और ए वाली जो वैल्यू है 2 लेस देन डिस्टेंस हमारा क्या है? डिस्टेंस 5 है और ये क्या है? 8 है। फुलफिल कर रहा है। समझ में आया? तो इस केस में हम लोग बोलेंगे क्या? कि सर्कल हमारा इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट। और कॉमन टेंजेंट जो बनेगा वो कितना होगा? 2 बनेगा इंटरसेक्टिंग वाला केस में। जो कॉमन टेंजेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन यार पूछा भी गया है और बन सकते भी हैं। समझ गया ना? तो ये हो गया हमारा कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स।
चलो इसका प्रॉब्लम्स हम लोग और भी देखेंगे, फिलहाल एक आध दो टॉपिक और है छोटे मोटे, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लिख लिया ना? देखो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। अभी जो हम लोग देख रहे थे कॉमन टेंजेंट देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। तो समझते हैं कि ये कॉमन कॉर्ड होता क्या है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो कॉमन कॉर्ड फाइंड करने के लिए क्या किया, दो सर्कल को कंसीडर कर लिया, एक सर्कल और एक और सर्कल में ऐसा ले लिया, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड का कंडीशन क्या है ना, पहला कंडीशन है कि दोनों सर्कल आपस में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए। ए ले लिया और बी ले लिया, और तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना उस दो पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, तो जो लाइन बनेगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन कॉर्ड। देखो कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या था, टेंजेंट दोनों सर्कल पे आ रहा था। कॉमन कॉर्ड का भी मतलब क्या होगा कि जो कॉर्ड होगा दोनों सर्कल का कॉर्ड होगा। तो ए भी देखो ना, येलो वाला सर्कल का भी है कॉर्ड, ब्लू वाला सर्कल का भी कॉर्ड है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन कॉर्ड बोलते हैं। दिस कॉमन कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर देन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। समझ में आ गया, लिखाना पड़ेगा, हो जाएगी ना, चलो ठीक है। मेन जो हमें ज़रूरत है ना, इक्वेशंस की ज़रूरत है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि मान लिया जाए कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर, पहला सर्कल के इक्वेशन को मैं ऐसा मान लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x प्लस 2f1y प्लस ऑफ c1 इक्वल टू 0। कैसे कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करते हैं ना वो देख रहे हैं। एंड दूसरा जो सर्कल माना ना इस तरह से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g2x प्लस 2f2y प्लस ऑफ c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं पहला सर्कल ले लिया, ये हमारा सेकेंड सर्कल ले लिया, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हम लोग लिखते हैं ना, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज गिवन बाय इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2g1 माइनस g2x ऐसा मिलेगा, प्लस यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो बनेगा क्या हमारे पास, f1 माइनस f2y बनेगा, और यहाँ से हमें करेंगे तो क्या मिलेगा, c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? तो ये जो बना ना यही हमारा इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड बन गया, कॉमन कॉर्ड बन गया दिस वन। और एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मालूम चल रहा है, दिस वन एक क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्ड तो है ही, कॉर्ड तो है ही। कॉर्ड कैसा लग रहा है दिखने में, स्ट्रेट लाइन ही होगा ना यार, ठीक है। तो देखो ना ऐसे भी एक्स है वाई है, तो एक्स वाई में जो बनता है वो लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है ना, और कॉर्ड भी तो हमारा लाइन ही है, ठीक है ना। तो जब भी कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करना रहेगा यार, दोनों सर्कल को आप माइनस कर लोगे, जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। चलो ये हो गया। देखो क्वेश्चन के लिए देख भी सकते हो, चलो एक आध क्वेश्चन ऐसे देख लेता हूँ सिंपल सा। ऐसा देख सकते हो कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे मैंने लिख दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स, कोई भी दो सर्कल आप कंसीडर कर लो। जैसे मैं एक सर्कल ऐसा ले लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x प्लस ऑफ 6y प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। एंड दूसरा जो सर्कल मैंने एज्यूम कर लिया दिस वन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका पूछा कि कॉमन कॉर्ड क्या होगा,
तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस लिख देना डायरेक्ट। देखो दोनों सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज, क्या करते हैं दोनों सर्कल को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा 6x, माइनस चेंज होगा साइन, ठीक है। 6y और ये y मिलके क्या बना देगा 7y, और 5 और ये मिलके क्या बना देगा 8 इक्वल टू 0। तो ये जो बना ना यही हमारा कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन बन गया, और ये क्या कर रहा है एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। हाँ बट ऐसा भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, बट हाँ इसके एप्लीकेशन से मिलेगा हमें, समझा। तो अभी तक हम लोग देख लिए कॉमन टेंजेंट कैसे बनाते हैं, कितना कॉमन टेंजेंट होता है, क्या कंडीशंस होता है, कॉमन कॉर्ड क्या होता है, कैसे कॉमन कॉर्ड फाइंड करते हैं, ठीक है। डायरेक्टेड सर्कल, तो 3 टॉपिक कवर हो गया आज के क्लास में, ठीक है। तो आज के क्लास में देखते हैं सर्कल का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर लेंगे, एक क्लास केवल प्रॉब्लम्स के लिए रखेंगे, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये है हमारा फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो देखो इसका क्या कंडीशंस होगा उसको हम लोग को देखना है। तो इसमें मेनली 2-3 केसेस के बारे में पढ़ना है कि उसका फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या क्या बनेगा। तो पहला जो केस है ना हमारा कि व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, जब 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ना, तो उस केस में फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या क्या बनेगा, क्या पॉसिबिलिटीज होगा, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे यार। तो सबसे पहले क्या कर रहा है ना कि एक सर्कल ले लो आप, जैसे एक सर्कल मैंने ऐसे ले लिया और एक सर्कल और मैं ऐसा ले लिया, ठीक है। अब ये जो 2 सर्कल है ना कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देख लो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस ए और बी से जितने सर्कल बनेंगे, मतलब सर्कल जो पास करेगा ए और बी पॉइंट से, वो सारे सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलेंगे। अच्छा, इस ए जो 2 पॉइंट है ए और बी, इससे कितने सर्कल बन सकता है या फिर कितने सर्कल पास हो सकते हैं ए और बी पॉइंट से, एक। और कोई, ओनली एक। और कोई बोलो, इनफाइनाइट सर्कल्स बनेगा। अच्छा, फैमिली मतलब क्या होता है, एक ही होता है, नहीं होता ना यार, फैमिली मतलब तो बहुत सारा हुआ ना, मेरा फैमिली, फिर फैमिली, फैमिली का फैमिली, फैमिली का फैमिली बनते जाएगा ना यार। तो इनफाइनाइट बन सकता है उसमें भी। तो यहाँ पे भी सर्कल्स में भी जो बनेगा ना इनफाइनाइट सर्कल्स बनेगा, और सारे सर्कल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलेंगे। किसका, इंटरसेक्टिंग ऑफ दिस टू का। देखो कैसे कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। जैसे मान लिया जाए कि तुम्हारा मन करे एक सर्कल ऐसे बनाने का, कंडीशंस क्या रहेगा, बस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होना चाहिए। देख लो पास हो रहा है, थोड़ा सा यार इधर उधर हो रहा है, कोई नहीं, देख लो इस सर्कल पास कर रहा है इंटरसेक्टिंग से, तो ये भी हमारा क्या बन गया, फैमिली ऑफ सर्कल्स बन गया। तुम्हारा मन करेगा तो इधर से भी तो तुम बना सकते हो ना, देख लो तुम्हारा मन करेगा तो इधर से भी तो ऐसा सर्कल हम लोग बना सकते हैं ना। देख लो ये जो पास कर रहा है ये भी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही पास कर रहा है ना, तो ये भी हमारा फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गया। तुम्हारा मन करे और बड़ा सर्कल बना सकते हो, और बड़ा बना सकते हो, तो बनते जाएगा ना बहुत सारा। तो सारे सर्कल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलेंगे। किसका, ये जो दिया हुआ सर्कल उसका। मतलब इसको मैंने मान लिया कि हमारा सर्कल S1 इक्वल टू 0 है और ये हमारा S2 इक्वल टू 0 है। इस तरह से S1 और S2 दिया हुआ है, इससे जितना सर्कल बनेगा सबको हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलेंगे। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो ऐसे इसमें आप लिख सकते हो कि लेट टू सर्कल्स आर this one, S1 equal to 0 and S2 equal to 0, S1 equal to 0 and S2 equal to 0, then family of circle is given by, family of circle is given by this one,
S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। समझ में आया? मतलब जो भी पहला सर्कल है लैम्डा इंटू दूसरा सर्कल को लिखेंगे, और लैम्डा का जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे सर्कल का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो लैम्डा के बारे में आप लिख सकते हो कि वी फाइंड लैम्डा फ्रॉम द गिवन कंडीशंस। We find lambda from the given condition। क्वेश्चन में यार कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन दे देगा जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू को निकाल लेंगे, और लैम्डा की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, वही बन जाएगा हमारा फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, जैसे लाइन में पढ़ा था वैसा ही है फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, तो लाइन में हम लोग पढ़े थे फैमिली ऑफ लाइंस, तो वहाँ पे लाइन का कंडीशन देख रहा था, यहाँ पे सर्कल में देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं इसका क्वेश्चंस। देखना क्वेश्चन इसमें कैसा है। जो क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल find the equation of the circle passing through passing through 1,1। ठीक है, passing through 1,1 and the point of intersection and the point of intersection of the circles x square plus y square plus 13x minus of 3y equal to 0 and 2x square plus of 2y square plus of 4x minus of 7y minus of 25 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो सर्कल बनेगा वो 1 1 से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब कि यार इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहो तो ऐसा देख सकते हो कि मान लिया जाए कि एक हमारा सर्कल ए हो गया, एक और सर्कल कुछ ऐसा बना लो, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक सर्कल बनेगा। ठीक है, उसको सर्कल तुम कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैं ऐसा एक सर्कल बना लिया। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया, देख लो। तो ए हमारा क्या बन गया, S1 इक्वल टू 0 पहला सर्कल, और ये हमारा S2 इक्वल टू 0 दूसरा सर्कल। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए वाला पॉइंट ले लिया, ए और बी, तो हमसे ये जो बड़ा वाला सर्कल बनाना इसका इक्वेशन पूछा जा रहा है। अब ए सर्कल बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन उसका सर्कल जो बनेगा उस पर। ठीक है, सर्कल का जैसा सेंटर रेडियस होगा उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा, अभी हमें नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, हाँ, बट एक कंडीशन में क्वेश्चन में बोला गया ना कि ये जो सर्कल है ना ए पॉइंट से पास कर रहा है, 1 1 से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। समझ में आया? तो अभी इक्वेशन लिखने के लिए बताया ना कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। S1 इट मीन्स फर्स्ट सर्कल, तो फर्स्ट सर्कल हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 13x 3y प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड सर्कल, तो सेकेंड सर्कल हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर है 2y स्क्वायर है प्लस 4x है माइनस 7y है और माइनस 25 है इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हमारा बन जाएगा कौन सा, जो बड़ा वाला सर्कल है ना उसका इक्वेशन बन गया। तो चाहो तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट पे जो बोला गया है क्वेश्चन में, हाँ बोला था कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन देगा जिसके थ्रू आप लैम्डा को फाइंड कर सकते हो।
तो लैम्डा के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो सर्कल है ना 1 1 से पास कर रहा है, तो 1 1 को इसमें सेटिस्फाई करा दो। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस इट पासेस थ्रू 1, 1, तो 1 1 से इसको जब पास कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह पे 1 रखा, y की जगह पे 1, 13, 3 प्लस लैम्डा, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 प्लस 2 प्लस 4 -7 -25 इक्वल टू क्या हो गया 0। और 13 2 15, 15 में से 3 गया, क्या बचेगा 12, 12 प्लस लैम्डा, यहाँ पे क्या मिल रहा है 4 2 6 2 8 और 25 7 32, तो 32 में से 8 गया -24 इक्वल टू क्या हो गया 0। और हम लोग लिख सकते हैं 12 इक्वल टू क्या 24 लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/2 बनेगा। ठीक है, अब इस लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में आप रख लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा x² y² 13x माइनस ऑफ 3y प्लस 1/2 इंटू 2x² प्लस 2y² प्लस ऑफ 4x माइनस 7y माइनस ऑफ 25 इक्वल टू क्या हो गया 0। और इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 2x² प्लस ऑफ 2y² प्लस 26 ऑफ x माइनस ऑफ 6y प्लस ऑफ 2x² प्लस ऑफ 2y² प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 7y माइनस ऑफ 25 इक्वल टू 2 को इधर भेज दिया 0। 2 2 मिल के क्या बना देगा 4x², 2y² क्या बनाएगा 4y², 26 और 4 क्या मिलेगा 30x, 6y 7y क्या मिलेगा 13y, और क्या बच रहा है ओनली -25 इक्वल टू 0। तो ये जो बना ना यही हमारा क्या बन गया रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। चलो ये जो हम लोग अभी देखे, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, उसका फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या बनेगा, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वो। चलो हो गया ना सभी का। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशन। देखो जो नेक्स्ट हमारा कंडीशन है ना कि व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट टू सर्कल, व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट टू सर्कल, जब लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा ना तब क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे उसका फैमिली ऑफ सर्कल्स को हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसे समझने के लिए क्या किया कि एक सर्कल ले लिया, एक लाइन ले लो जो कि इसको क्या कर रहा है इंटरसेक्ट, एक लाइन ले लो जो कि इसको क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। तो मैंने एक लाइन ऐसा ले लिया, ठीक है। तो ए हमारा सर्कल है, इसको ले लिया एस इक्वल टू 0, लाइन है इसको मैंने ले लिया एल इक्वल टू 0। अब देख लो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट ए पे और ये पॉइंट बी पे। तो इस पॉइंट ए और बी से कितने सारे सर्कल बन सकता है, इन्फिनिटी बनेगा। तो जितने वो सर्कल्स बनेगा यार सभी को हम लोग क्या बोलेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलेंगे। समझ में आया, बस वहाँ पे दो सर्कल था, यहाँ पे एक सर्कल और एक लाइन है, ठीक है। तो इसका जो सर्कल बनाएंगे हम लोग, देख लो एक सर्कल आप ऐसे भी बना सकते हो, देख लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया फैमिली ऑफ सर्कल बन गया, ये जो बना वो फैमिली ऑफ सर्कल। और भी बना सकते हो। तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं कैसे देखते हैं वो हमें देखना है। तो मैंने मान लिया कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एस इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ line is
L equal to 0, then equation of family of circle is given by this one, s plus lambda L equal to 0, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू हम लोग यार क्वेश्चन में चलो ठीक है, आ गया ना। तो ये हमारा कंडीशन कौन सा बन गया, फैमिली ऑफ सर्कल का सेकंड कंडीशन, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे इसमें एक कंडीशन और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी क्या था, जब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा था तो क्या था, एक सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या है। अब एक सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच करेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि when a line टचिंग टू ए सर्कल, जब एक लाइन सर्कल को टच करेगा तो क्या केस बनेगा, उसको देखना है। तो इसके लिए क्या किया यार, एक सर्कल ले लिया, एक आप लाइन ले सकते हो। अब इस केस में देखो ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो जब टच कर रहा है ना, तो इसे जितने सारे सर्कल पास करेगा, कहाँ से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ठीक है। इसे ना हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे टच कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, जस्ट लाइक टेंजेंट ही तो है। तो इससे जितने सारे सर्कल्स बनेगा सारे को हम लोग बोलेंगे क्या, फैमिली ऑफ सर्कल्स। और इसका कितने सारे सर्कल्स बन सकता है, बता सकते हो। इनफाइनाइट होगा, देख रहे हो। सर्कल आप यहाँ से भी बना सकते हो, देखो मान लिया जाए कि हमें ऐसा सर्कल बना दिया, तो ये भी तो हमारा फैमिली ऑफ सर्कल्स है ना। और सर्कल मन करे बड़ा बनाने का तो बड़ा भी बना दो। तो ये भी तो क्या है, जो टचिंग पॉइंट है वहीं से तो पास कर रहा है ना, तो ये भी फैमिली ऑफ सर्कल हो गया। मन करे आप इधर से भी बना सकते हो और भी बड़ा बना सकते हो, तो टोटल इनफाइनाइट सर्कल आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसका जो इक्वेशन होगा ना, मान लिया जाए कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज s equal to 0 and equation of line is L equal to 0, then family of circle is given by इसका भी इक्वेशन यार पहले जैसा ही है, s प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। तो या तो लाइन सर्कल को टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे, तो फैमिली ऑफ लाइन सेम ही बनेगा, ठीक है। और लैम्डा हम लोग फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा वहाँ से, वी फाइंड लैम्डा फ्रॉम गिवन कंडीशन। ठीक ना। तो ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में लाइन दिया हुआ है या सर्कल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फैमिली ऑफ जो सर्कल का इक्वेशन है लिख देंगे और लैम्डा फाइंड कर लेंगे। जैसे इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लाइन वाला कुछ क्वेश्चंस।
चलो हो गया ना। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख लो। देखो लाइन और सर्कल वाला एक क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल find the equation of the circle passing through point of intersection of passing through point of intersection of the circle x square plus of y square minus of 2x minus of 4y plus of 4 equal to 0, ठीक है। and the line x plus 2y equal to 4 and x plus 2y equal to 4 which touches the line x plus 2y equal to 0, ठीक है। देखो ट्राई करके। तो सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है। फैमिली ऑफ सर्कल लिखो, लैम्डा निकालो और वैल्यू को पुट अप कर लो। हो पाएगा? कोशिश करो लैम्डा कैसे निकलेगा। जो लैम्डा निकल जाएगा मतलब आ जाएगा वैल्यू हमारा। आएगा? देखो देखते हैं क्या है इसमें। जो क्या बोला गया है इस क्वेश्चंस में कि एक सर्कल और लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब जो केस बनेगा ना, ए वाला केस है। देख लो, ए सर्कल है हमारा, लाइन कुछ ले लो ऐसा जो कि क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इससे एक और जो सर्कल है ना वो पास करेगा, उसका इक्वेशन हमसे पूछा जा रहा है। और ये जो सर्कल पास करेगा इसका फैमिली ऑफ सर्कल्स बनेगा हमारा, ऐसा कुछ बनेगा। देख लो। और एक और कंडीशन बोला गया है कि जो बनेगा सर्कल ना, वो एक और लाइन है उसको टच कर रहा है। मतलब कि ऐसा कुछ केस बनेगा, ये जो बड़ा वाला सर्कल बनेगा ना इस लाइन को टच करेगा। तो सारे कंडीशंस को अप्लाई करेंगे यार। ये हमारा गिवन लाइन है कितना, x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये हमारा गिवन सर्कल है
एस इक्वल टू जीरो, ए हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है और ये हमारा लाइन है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, जहाँ पे वो टच कर रहा है। तो ए वाला सर्कल का इक्वेशन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो लिखेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, डायरेक्ट ही मैं लिख रहा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, लगाएंगे कौन सा, ए वाला, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो। एस बोले तो सर्कल, तो सर्कल हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर, ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू लाइन, तो लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, एक्स प्लस टू वाई, फोर है ना, तो फोर को इधर पे ले आया, इक्वल टू क्या बन गया, जीरो बन गया। ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल बन गया यार। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो वही इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनेगा। तो लैम्डा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू के लिए देखो एक और कंडीशन दिया हो ना कि जो सर्कल है ना इसको टच कर रहा है लाइन को, या लाइन उस सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं, माइनस टू वाई यूज कर सकते हैं। इस एक्स की वैल्यू को ना इसमें रख लो, इसमें लाइन में, तो लाइन में रखेंगे एक्स की जगह पे माइनस टू वाई, तो क्या बन जाएगा, माइनस टू वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस टू इंटू माइनस टू वाई होगा, माइनस ऑफ फोर वाई होगा, और ये क्या बनेगा, प्लस फोर होगा, प्लस लैम्डा यहाँ पे रहेगा, एक्स, एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस टू वाई, और ये तो क्या रहेगा टू वाई, और ये क्या रहेगा माइनस फोर इक्वल टू जीरो बनेगा। ठीक है, और यार देख लो, माइनस टू वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर वाई स्क्वायर एज इट इज़, माइनस टू और माइनस टू मिलके क्या बना देगा, फोर वाई माइनस फोर वाई एज इट इज़, फोर एज इट इज़, लैम्डा एज इट इज़, देख लो टू वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस फोर लैम्डा मिलेगा, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, फोर वाई स्क्वायर क्या बना देगा, फाइव वाई स्क्वायर, फोर वाई और वाई भी तो कैंसिल हो रहा है ना यार, ठीक है, ठीक है, बचा हमारे पास क्या, प्लस फोर माइनस फोर लैम्डा इक्वल टू क्या बन गया, जीरो। अब कुछ नज़र आ रहा है, एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो उस केस में जब देखा था कि सर्कल लाइन को जब टच कर रहा था, तो उस केस में हम लोग बनाया था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को जीरो से इक्वेट किया था, समझ में आया, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वेट करेंगे जीरो, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए से इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देख लो, क्वाड्रेटिक से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू फाइव, बी यहाँ पे है ही नहीं यार, वाई का टर्म है ही नहीं, तो बी हमारा क्या बन जाएगा, जीरो, और सी की वैल्यू क्या बनेगा, फोर माइनस फोर लैम्डा, यही तो कांस्टेंट है ना, क्वाड्रेटिक में पावर टू होना चाहिए, पावर वन और कांस्टेंट, तो पावर वन वाला तो है नहीं, तो जीरो ले लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट को जीरो से इक्वेट कर लिया, तो बी स्क्वायर करेंगे तो जीरो माइनस फोर ए सी, तो फोर ए हमारे पास क्या है फाइव, सी हमारे पास क्या है फोर माइनस फोर लैम्डा है, इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो, और यहाँ से क्या बनेगा ट्वेंटी, तो ट्वेंटी को तो हटा सकते हैं ना यार, तो क्या बचा फोर माइनस फोर लैम्डा इक्वल टू जीरो, और लैम्डा की वैल्यू क्या मिला वन। अब लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन वन में रख लो, तो फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, लिख लोगे, तो सर्कल जो बनेगा यार हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन जब हम लोग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ऑफ फोर वाई प्लस ऑफ फोर, और लैम्डा की जगह पे वन रखा तो क्या मिला, एक्स प्लस टू वाई माइनस ऑफ फोर इक्वल टू जीरो, और लिखा तो एक्स स्क्वायर टू एक्स और एक्स माइनस एक्स, फोर वाई टू वाई माइनस टू वाई, और ये फोर फोर आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो ये जो बना ना यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल बन गया। ठीक है, तो देख लो यार, नोट कर लो इसे, हो जाएगी ना। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लिख लिया ना।
एक क्वेश्चन ना होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है, ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल find the equation of the circle passing through the point of intersection of the circle, point of intersection of the circles ये दिया हुआ है हमारे पास सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2x -4y -4 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -10x -12y plus of 40 equal to 0 and whose radius is 4 समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन है किस वाले फॉर्म में है? दो सर्कल का इंटरसेक्टिंग वाला में है। तो लिखोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या? फर्स्ट सर्कल प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड सर्कल, ठीक है ना। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिलेगा उसका हम लोग क्या करेंगे? रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस की वैल्यू किस टर्म में आएगा? लैम्डा के टर्म में आएगा, और उसको इक्वेट कर देंगे 4 से, तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर दोगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल बन जाएगा। तो क्वेश्चन में यार कुछ ना कुछ कंडीशंस आपको दे देगा, उसके थ्रू आपको लैम्डा निकल जाएगा, पुटअप कर देंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, इसका और भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो एडवांस वाला जो क्लास होगा उसमें इसको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, फैमिली ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस क्या क्या कंडीशंस था वो सब चीज़ है। ठीक है, अब जो देखेंगे इसमें एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अच्छा, एंगल बिटवीन टू सर्कल देखे हो, बता सकते हो क्या होता है? एनीवन? जैसे देखो मैंने एक सर्कल बना लिया, एक सर्कल ए बना लिया, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बता सकते हो? या वैल्यू छोड़ी तो कैसे निकालते हैं ये बस बता दो, या कौन सा एंगल होगा यहाँ पे, बोलो 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 ना। देखो एंगल पढ़ा देखा भी होगा कि जब भी एंगल होता है क्या होता है, एक लाइन के दो लाइन के बीच में होता है। यहाँ पे दो लाइन है नहीं है, तो जो भी जब भी जैसे हम पढ़ने को मिलेगा, जैसे एंगल बिटवीन कोई भी कर्व आप लोगे ना, जैसे अभी क्या है सर्कल है, जैसे मैंने मान लिया कि पैराबोला ले लिया, दो पैराबोला के बीच का एंगल कैसे हम लोग निकालेंगे, दो इलिप्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, या फिर कोई भी दो कर्व के बीच का एंगल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं ना, देखना कि जहाँ पे अभी तो जैसे सर्कल के बारे में ही देखना है, तो सर्कल के बारे में ही मैं बता रहा, जहाँ पे दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो या तो यहाँ देखो या फिर वहाँ पे देखो। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि टेंजेंट को ड्रा करते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ से, ठीक है ना, पहले सर्कल पे या दूसरे, दोनों पे टेंजेंट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो एक तो टेंजेंट ऐसे बना हमारा, एक जो टेंजेंट बनेगा ना यहाँ से बनेगा ऐसा कुछ। तो देखो अब दो लाइन बन गया, तो ये जो बना ना यही हमारा क्या बनता है, एंगल, एंगल बिटवीन टू सर्कल, ए वाला लेंथ। समझ में आया? और इसका ना हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोग को देखना है, समझना है। तो ऐसा इसको समझने के लिए क्या किया ना कि जैसे मैंने मान लिया कि एक सर्कल है, इसकी सेंटर को मैंने C1 ले लिया, एक और सर्कल है इसके सेंटर को मैं C2 ले लिया, और C1 C2 को मिला दिया। ठीक है, तो C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, इसको मैं ले लिया क्या, D ले लिया।
समझ में आया? एक सर्कल है जिसका सेंटर C1 है, सेकंड सर्कल है उसका सेंटर C2 ले लिया, ठीक है। फर्स्ट जो सर्कल है इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगा ना। मान लिया जाए कि इसका रेडियस को मैं R1 ले लिया, और जो सेकंड वाला जो रेडियस है ना इसको मैं R2 ले लिया, ठीक है। तो जो एंगल बनेगा ना, ऐसे डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज गिवन बाई, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज गिवन बाई कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 R2। समझ में आया चीज़? डी यहाँ पे क्या है मालूम चल रहा है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि डी को ना डायमीटर ले लेते हैं, हाँ तो इस चीज़ को ध्यान में रखना यार, गलती मत करना। चाहो तो मैं लिख देता हूँ, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल सेंटर, डी इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द सर्कल भी लिख लो। तो ये हमारा एंगल बिटवीन टू सर्कल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अच्छा, जो दो सर्कल, एक और चीज़ इसमें देख सकते हो कि दो सर्कल के बीच में जो एंगल होगा किस टाइप का एंगल होगा? क्या अप टू 90 दिख रहा है? अभी दिख रहा है, ज़्यादा भी हो सकता है। अप टू 90 तक इसका मैक्सिमम, अभी 90 कहाँ तुमको दिख रहा है? अच्छा वो परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर मैं नहीं बोल रहा कि वो परपेंडिकुलर ही है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अप टू मैक्सिमम 90 तक जाएगा, 90 से वो ज़्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ कि एंगल जब भी होगा एक्यूट होगा, ठीक है ना। तो कभी कभी जैसे कॉस का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, तो कॉस का निगेटिव मतलब कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकेंड में कॉस जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। मतलब 90 से ज़्यादा हो जाएगा ना, और 90 से ज़्यादा होगा मतलब कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा यार। तो कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल नहीं है दो सर्कल के बीच में, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे मॉड लगा देते हैं फॉर्मूला में। समझ में आया? तो निगेटिव यदि आ रहा है इसकी वैल्यू ना, तो उसको मॉड से बाहर ले जाएंगे, पॉजिटिव बनेगा, और वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल को देगा। समझ में आया? ठीक है। हाँ तो ये तो बन गया हमारा एंगल का। सपोज 90 हमारा बन रहा है, तो 90 में ना इसका एक नाम हम लोग देते हैं इसको, ऑर्थोगोनल के केस में उसको हम लोग ना ऑर्थोगोनल बोलते हैं। फोर ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब कि दो सर्कल के बीच का एंगल क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। तो 90 मिल जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 90 यूज करेंगे। और थीटा की वैल्यू जब यहाँ पे 90 रखोगे तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये जो कंडीशंस है ना, ये बन गया किसके लिए, ऑर्थोगोनल के केस में। देखो इसी को ना एक और जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, रेडियस की वैल्यू वगैरह रखोगे ना, तो इसका एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनेगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट ऑर्थोगोनल के केस में यूज करेंगे। तो या तो आप इसको फॉलो करो, नहीं तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो कि फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल दिस वन 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस ऑफ c2, हमेशा इसको अप्लाई करेंगे। तो मतलब ये इजी बनाता है कैलकुलेशन को, और कुछ नहीं है। इसको लगाओगे थोड़ा सा लेंदी जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, और इसको लगाएंगे डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा। समझ गया ना। G1 G2 क्या है, पहला सर्कल का जो x का जो कोफिशिएंट होगा, F1 F2 वही पहला सर्कल F1, सेकंड सर्कल C2 F2। C1 C2 क्या बता रहा है, कांस्टेंट को बता रहा है। कंफ्यूज मत होना, ये सेंटर कोई कोई समझ लेता, और सेंटर तो ऐसे होगा भी नहीं, ठीक है ना। ये हमारा कांस्टेंट को बताता है, समझने के लिए बस मैं लिख देता हूँ।
तो पहला सर्कल में जो कांस्टेंट होगा उसको C1, दूसरे वाले सर्कल के कांस्टेंट को C2 ले लिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एंगल बिटवीन टू सर्कल का कंडीशंस। साथ में कैसे ऑर्थोगोनल वगैरह का जो केस है वो सब चीज़ें हम लोग को देखना है, ठीक है। इसके बाद चलो एक आध प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इसमें, ठीक है ना। लिखना, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्कल, फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्कल्स, और सर्कल आपका ऐसा दिया हुआ है एस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 6y प्लस ऑफ 11 इक्वल टू 0, एंड एक और सर्कल ऐसा दिया हुआ है एस डैश दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 8y प्लस ऑफ 13 इक्वल टू 0। ये दो सर्कल के बीच का ना एंगल पूछा जा रहा है, क्या होगा। देखो फाइंड करके, पहला सर्कल का सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, दूसरे सर्कल का सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, फॉर्मूला में बैठाओ तो सारी चीज़ें। आ गया। देखो जिसका नहीं आ रहा है देख लेना। देखो सबसे पहला सेंटर रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, ओरिजिनल सर्कल से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा देखना, 2g इक्वल टू -4, ठीक है। 2g फर्स्ट सर्कल को कंपेयर कर रहा तो 2g इक्वल टू -4, तो g इक्वल टू क्या मिलेगा -2। 2f इक्वल टू 6 है तो f की वैल्यू क्या बनेगा 3, कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो पहला सर्कल का सेंटर को मैं C1 ले लिया तो C1 हमें क्या मिलेगा -g -f, तो 2 -3 हो गया, ठीक है। रेडियस को मैं R1 ले लिया तो रेडियस जब हम लोग लिखेंगे तो क्या था जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर 2 का -2 का स्क्वायर 4, एफ का स्क्वायर 9 माइनस सी, तो क्या मिलेगा 11। तो 9 4 13 में से 11 गया, क्या मिला √2 मिला। तो ये हमारा पहला सर्कल का सारा कुछ निकल गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड सर्कल को, तो सेकेंड सर्कल को कंपेयर किया तो 2g की वैल्यू -2, g की वैल्यू क्या मिलेगा -1, 2f की वैल्यू क्या मिलेगा 8, तो f की वैल्यू क्या बन जाएगा 4, और c की वैल्यू क्या है 13। तो इसका जब हम लोग सेंटर निकालेंगे C2 तो क्या बनेगा -g -f, तो 1 -3, और रेडियस जब निकालेंगे तो R2, और R2 मतलब क्या g का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस ऑफ c, तो -c मतलब क्या हो जाएगा 13, f का स्क्वायर करेंगे ना, अच्छा यहाँ पे ना, हाँ 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 -4 आएगा, ठीक है। g का स्क्वायर f का स्क्वायर -13 आ गया, 16 1 17 -13 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला में बैठा दो। अच्छा फॉर्मूला के लिए हमें d चाहिए, d बोले तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, तो d भी यहाँ से निकाल लो। तो d a वाला सेंटर है ना दिस वन, a वाला और a वाला के बीच का डिस्टेंस, तो 2 -1 तो 1 का स्क्वायर 1, -3 -4 तो क्या मिलेगा +1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, तो क्या बन जाएगा √2 बनेगा। अब एंगल का फॉर्मूला क्या था cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ R1 का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर 2, R2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस d का स्क्वायर
तो डी का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 2, डिवाइडेड बाई क्या था 2r1 r2, तो 2√2 और ये 2 होगा, और क्या मिलेगा यहाँ से 4/4√2 होगा। 4 कैंसिल, क्या मिलेगा 1/√2, और कॉस 1/√2 कहाँ पे होता है, कॉस 45 पे होता है, तो ए भी कॉस, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब दो सर्कल के बीच का एंगल हमें क्या मिलेगा 45 मिलेगा। ठीक है ना, बस ये चीज़ है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एंगल वाला, एक और जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसमें बोल देगा कि वो ऑर्थोगोनल है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालो या फिर कांस्टेंट के की वैल्यू निकालो, तो उसका भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लो। देख लेते हैं इसमें, या ऐसा लिख लेता हूँ ना कि कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, जैसे मैंने एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया, द टू सर्कल्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली देन फाइंड के। ठीक है, और ऐसा दे दिया मैं सर्कल, एक सर्कल को मैं ऐसा ले लिया x² y² 4x - 6y प्लस ऑफ k = 0, और एक और सर्कल कुछ ऐसा ले लेता हूँ x² y² - 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 5 = 0, ऐसा कुछ ले लिया। तो k की वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। देखो यदि इसके बीच का एंगल 90 बनेगा, अभी हमको नहीं मालूम कि 90 बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो k 90 बन रहा है, हाँ बोला गया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में सडनली ऐसे ही सर्कल उठा लिया, तो ये ऑर्थोगोनल हो भी सकता है ना भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को लेके चलना है कि ऑर्थोगोनल ही है, तो उस केस में k की वैल्यू निकालना है। हाँ, वेरीफाई करने के लिए क्रॉस चेक कर लेंगे इसमें कि है या नहीं है। जो आ रहा है, देखो ऑर्थोगोनली के लिए सबसे पहले तो GF C1 C2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो मैंने एक एज्यूम कर लिया 2G1 को 4, तो G1 = यहाँ से क्या बनेगा 2F1 क्या बनेगा -6, तो F1 हमारा क्या बनेगा -3, C1 को ले लिया क्या K। आता हूँ सेकेंड वाला सर्कल पे, तो 2G2 को ले लिया क्या -2, तो G2 हमारा क्या बनेगा -1, 2F2 की वैल्यू क्या बन जाएगा 3, तो F2 हमारा क्या बनेगा 3/2, और कांस्टेंट C2 को क्या ले लिया -5। अब ऑर्थोगोनल वाला कंडीशन को लगा देता हूँ। ठीक है, फॉर ऑर्थोगोनली क्या था कंडीशन 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 = C1 प्लस ऑफ C2। तो 2G1 G2 करेंगे तो क्या मिलेगा देख लो, 2 इंटू G1 कितना है 2 और G2 कितना है -1, 2F1 कितना है हमारे पास -3, और F2 हमारा क्या है 3/2 = C1 C2, तो C1 हमारा K और C2 हमारा क्या है -5। अब देख लो यहाँ से क्या मिलेगा -4, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा -9 = K -5, -13 = K -5, और 5 जब इधर पे आएगा तो K की वैल्यू क्या बना देगा -8 बना देगा। ठीक है, तो मतलब कि K की वैल्यू जब -8 होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा ऑर्थोगोनल बन जाएगा। समझा, तो ये है यार। ठीक है,
तो देखो ए था सर्कल के बीच का एंगल, तो सर्कल में मतलब कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए, बस एक तो छोटे मोटे पॉइंट बचा हुआ है। जैसे एक टॉपिक है हमारा रेडिकल एक्सिस क्या होता है, रेडिकल सेंटर क्या होता है, ठीक है, तो एक टॉपिक बचा हुआ है। और ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं सर्कल में सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है, जो सिलेबस में है वो भी, जो सिलेबस में ना है वो भी, ठीक है। तो एक क्लास और इसमें लग सकता है, उसमें हम लोग वो जो टॉपिक एक दो बचा हुआ है उसको कवर करेंगे, साथ में सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितना भी अभी तक हम लोग कवर किए हैं उससे मिक्स टाइप के प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ सर्कल, ठीक है।